नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ा अपडेट आपको दे दें। सुशांत के खुदकुशी मामले से जुड़ा हुआ सुशांत के मनोचिकित्सक का बयान सीबीआई दर्ज करने जा रही है। केसरी चावड़ा का बयान सीबीआई दर्ज करेगी। कल भी केसरी चावड़ा से पूछताछ हुई थी। केसरी चावड़ा ही सुशांत का इलाज कर रहे थे। केसरी के साथ 3 और डॉक्टर्स भी थे। इन सभी से सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत ब्रेकिंग, ये बड़ा अपडेट इसलिए भी, सारा ये जो केस है वो कहीं ना कहीं जो उनकी मनोचिकित्सकीय जांच चल रही थी, मनोवैज्ञानिक जांच चल रही थी, उसके इर्द गिर्द है। यही वजह है कि बेहद महत्वपूर्ण ये अपडेट है। और सुशांत के जो मनोचिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनका बयान अब सीबीआई दर्ज करेगी। केसरी चावड़ा और उनके साथ जो 3 डॉक्टर और थे, इन सभी से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस में कौन होगा अगला अध्यक्ष, इसके आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, सवाल। आज इस्तीफा सौंप सकती हैं सोनिया गांधी। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर भी चर्चा संभव है। सोनिया गांधी पर अध्यक्ष बने रहने का दबाव भी डाला जा सकता है। इसके अलावा गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी विचार हो सकता है। मतलब ये क्या क्या संभावित है। आज जब 11 बजे, अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें क्या कुछ खास हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी इस्तीफा दे सकती हैं। लेकिन सवाल जो तकरीबन 1 साल से जस का तस बना हुआ है कि अध्यक्ष दरअसल कांग्रेस का होगा कौन, कमान संभालेगा कौन, और वो भी इस बुरे दौर में, या कहें बेहद बुरे दौर में, कांग्रेस की कमान संभालेगा कौन। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, 2-4 बातें हैं और खास बात यह कि आज जब 11 बजे बैठक चलेगी, कांग्रेसी गैर कांग्रेसी, यह भी तय है कि आस्था एक परिवार के प्रति है और एक परिवार में ही किसके प्रति है, यह भी बड़ी चुनौती। प्रवीण जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित आप। ये एक तरह की सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस के बीच का चयन है और उस चयन को लेकर जद्दोजहद है। आप देखिए कि जिन जिन लोग राहुल कांग्रेस में उपकृत हुए थे या राहुल कांग्रेस में ठीक पोजीशन में थे, वो तमाम लोग मांग कर रहे हैं। उनमें आप देखें तो अरुण यादव भी हैं, उनमें जीतू पटवारी भी हैं, उनमें बाकी के जो लोग हैं वो भी हैं। और जो सोनिया कांग्रेस वाले लोग हैं, जिनमें कमलनाथ हम जिन्हें कह सकते हैं, दिग्विजय सिंह कह सकते हैं, कि जो उस सोनिया जी के कार्यकाल में जो जिनका एकोमोडेशन ठीक हुआ, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि भाई परिक्रमा एक ही परिवार की होगी, व्यक्ति कौन होगा उन दोनों में से, इसको लेकर लगातार मांग उठ रही है। हालांकि बहुत आप देखें तो बीजेपी या बाकी दलों की तरह कोई लोकतांत्रिक चयन नहीं है। ये तो सिर्फ यह है कि उन्हें तय करना, तथास्तु कहा कहेगा 10 जनपद, जिसके नाम पर भी तथास्तु कह दे। जी, एक और खास बात कि जिक्र भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो रहा हो प्रवीण जी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया राहुल कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस, तो जब ये जिक्र आएंगे तो मध्य प्रदेश का जो राहुल कांग्रेस का एक बड़ा कैडर था, जब बीजेपी सरकार में है, या कहा जाए कि बीजेपी की सरकार बनवाने में बहुत महती भूमिका रही है, राजस्थान का घटनाक्रम, उसका भी जिक्र आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, और इसलिए भी आएगा। अब आप देखिए कि राहुल कांग्रेस ने ही तो 2018 का चुनाव, विधानसभा लोकसभा 19 का, ये दोनों चुनाव उन्हीं ने तो लड़े हैं। तो राहुल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वो दोनों नतीजे हमारे सामने हैं। तो अब राहुल कांग्रेस के चुनाव के बाद ये क्रेडिट दिया जा रहा था पहले कि भाई ये उनके कारण जीत हुई। धीरे धीरे ये स्टेब्लिश होने लगा। जो भी राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, वो कहने लगे कि भाई छत्तीसगढ़ में जो बनी तो भूपेश बघेल की काबिलियत पे बनी, और एमपी में यदि बनी तो कमलनाथ और सिंधिया और ये सब गठजोड़ के कारण बनी। तो ये मान, और फिर लोकसभा चुनाव में तो सबने देखा कि क्या हासिल हुआ पार्टी का। तो अब ये मान गए हैं लोग कि भाई क्या किया जाए। तो अब ले दे के 2 ही नाम बचते हैं। प्रियंका को भी उन्होंने आजमाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उस इलाके में, वहां भी क्या नतीजे आए ये सबने देखे हैं। तो अब तीनों कारतूस जो है वो एक तरह से चल चुके हैं। तो अब तय करना है उनमें से कि भाई किसे चुनना है, किसे लीडरशिप देनी है, क्योंकि बड़ी जरूरत जो है वो युवाओं और जो बुजुर्ग जो है उनके बीच बढ़ते असंतोष को रोकने की है। जैसे एमपी में भी हुआ, जैसे राजस्थान में भी हुआ,
इस असंतोष को रोकने की जो जरूरत है वो कांग्रेस को है। जी तो जी, देखते हैं क्या तय होता है। ये आप बने रहिएगा। और जैसे कि आप जिक्र किए, थोड़ा विस्तार से भी बता दिया जाए कि कमलनाथ साहब का नाम आया है, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 40 साल तक वो संसद सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, किस किस पीढ़ी के साथ उन्होंने काम किया ये भी उन्होंने गिनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकारने वालों को ये कहा है कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी के खिलाफ तमाम झूठी अफवाह के बावजूद 2004 में पार्टी की जीत का नेतृत्व उन्होंने किया है। उनके नेतृत्व पर कोई भी सुझाव या आक्षेप बेतुका है। सोनिया गांधी से भी ये अपील कर रहे हैं कि अध्यक्ष के रूप में वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देते हुए नेतृत्व जारी रखें। और राहुल गांधी को कमान दिए जाने की बात भी है। वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, वो राहुल गांधी को कमान देने की बात कर रहे हैं। ट्वीट उन्होंने किया है, करोड़ों कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह काम कर सकें, इसके लिए राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जानी चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं, इसका जिक्र अभी प्रवीण जी ने भी किया। अब इन्हीं से जुड़ा सवाल भी पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, बात वहीं आ गई, राहुल कांग्रेस सोनिया कांग्रेस। अगर राहुल कांग्रेस के पास जिम्मेदारी जाती है तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, बहुत सारी जगहों से ऐसा हो जाएगा। इसकी एक बार कोशिश हो चुकी है, तो बहुत सारी जगह ऐसा हो जाएगा कि एक मार्गदर्शक मंडल भी बनाना पड़ेगा और तत्काल बनाना पड़ेगा। प्रवीण जी, हालांकि कांग्रेस में अलग अलग वो है ललित, आप देख चुके हैं कि कांग्रेस में जो मार्गदर्शक मंडल है वही पार्टी चलाता है। हाँ, आप देखें लगातार के भाई जितने भी नाम आप गिना लें, आप अगर मार्गदर्शक मंडल का थोड़ा सा और विस्तारीकरण हम कर दें तो अहमद पटेल भी आ जाएंगे उसमें, उसमें गुलाम नबी आजाद भी आ जाएंगे, फिर उसमें कमलनाथ भी आ गए, फिर उसमें दिग्विजय सिंह भी आ गए, और वो मोतीलाल वोरा भी आ गए, उसमें तमाम वो लोग आ गए। और यही लोग पावर हैं, यही पार्टी चला रहे, मतलब इन्हीं के हाथ में कमान है। सोनिया जी भी आ गई मार्गदर्शक मंडल में, तो फिर तो बीजेपी की तरह किनारे बिठाल देने वाला मार्गदर्शक मंडल इनके यहाँ नहीं। चुनौती इसी बात की है, केवल इनको ये तय करना है कि भाई पार्टी में एक तरह का बिखराव है जो दिख रहा है, लगातार मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है वो दिख रहा है। हालांकि एक तर्क जरूर दिया जाता है ललित, मैं यहाँ जरूर अपने दर्शकों के लिए कोट करूंगा, ये तर्क दिया जाता है कि ये माहौल ठीक वैसा ही है जैसा अटल जी के वक्त था। ये कहा जा रहा है कि अटल जी की तुलना में सोनिया जी की क्या उस समय लोकप्रियता थी, लेकिन बनी सरकार, हारी अटल जी की पार्टी, तो इनको उम्मीद है कि वही दोहराव जो है इतिहास का वो शायद हो जाएगा। और ये किसके खाते में जाए इसको लेके ज्यादा अभी बेचैनी है कि यदि दोहराव उस तरह का हुआ जैसे अटल जी के वक्त हुआ था तो ये क्रेडिट चला जाएगा कि भाई देखिए पिछली बार जैसे क्रेडिट गया कि सोनिया जी ने जिंदा कर दिया पार्टी को, वैसे ही क्रेडिट जाएगा। फिर शाइनिंग इंडिया का आपने जिक्र किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो बहुत दिलचस्प ये बैठक होने वाली है, अब से कुछ घंटे, मतलब 1 घंटे से भी कम वक्त है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सीएम भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू वो भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने पर वो अपनी राय देंगे। कल बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया है, राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है, सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता हैं जो फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस गांधी परिवार के साथ खड़ा हुआ है, ये बार बार बताया जा रहा है। रविवार को एक साथ 2-2 चिट्ठियां भेजी गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने जन्मदिवस पर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात हो रही, तो अगर फिर से बनाना था तो उस वक्त इस्तीफा ही क्यों स्वीकार किया, और अगर आज फिर से उनको बनाने की बात है, हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम बहुत कांग्रेस के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन इन्हें फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। प्रियंका जी बोल रही है गांधी परिवार से हटके होगा, राहुल जी को बनाने की बात नेता लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सब लोग एक
एकजुट होकर काम करें, ऐसा पार्टी को कह रहे हैं, इसका मतलब अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस में। आपस में मतभिन्नता दिखती है कई बार मंत्रियों के बयानों से। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के सारे कार्यकर्ता श्री भूपेश बघेल जी के इस पत्र की भावनाओं के साथ खड़े हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ में उथल पुथल का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की राज्य सरकारें हों या फिर दीगर पार्टियों की राज्य सरकारें हों, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो या क्षेत्रीय दल की राज्य सरकार हो, सबसे मजबूत बहुमत के साथ हमारी सरकार है। तो यहाँ पे तो उथल पुथल की बातें सिर्फ हास्यास्पद कल्पना मात्र है। इधर ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज अंचल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलने वाला है। इसमें सीएम शिवराज सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता आज ग्वालियर में ही मौजूद रहने वाले हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण मामला जो सभी के घरों से जुड़ा हुआ है, घर के बजट से जुड़ा हुआ है, यह है फीस वसूली का मामला। और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली का यह मामला है। कोरोना काल में भी फीस वसूली के खिलाफ ये याचिकाएं लगाई गई हैं। फीस वसूली के खिलाफ 8 याचिकाएं लगाई गई हैं और आज हाईकोर्ट इससे जुड़े अहम निर्देश दे सकता है। पिछली सुनवाई आपको याद दिला दें, सीबीएसई से जवाब मांगा गया था, जवाब नहीं मिला था, तो फिर सीबीएसई को आखिरी मोहलत, अंतिम मोहलत मिली थी कि भाई इतने दिन में आप अपना जवाब दे दें। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट? मेरे ख्याल है सीबीआई को यह अंतिम मोहलत है कि आज आपको अपना जवाब दे ही देना है। प्रतीक। बेशक ललित, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अंतिम मौका दिया जाता है जवाब देने के लिए, तो बेशक आज अंतिम मौका होगा। इस बीच अगर जवाब नहीं आता तो हाईकोर्ट इस मामले में आगे बढ़ेगी। बेहद महत्वपूर्ण चूंकि ये मामला है, कोरोना संकट काल में स्कूल फीस संबंधित मामला, कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं जहां अभिभावक प्रदर्शन कर चुके हैं, स्कूल नहीं लग रहे, मोटी फीस वसूली जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको जुड़वा दूं कि 30 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम के आदेश जारी किए थे। उस आदेश को भी आज जो 8 याचिकाएं जो सुनवाई की जा रही है उसमें चुनौती दे दी गई है। एक अंतरिम आवेदन दायर कर दिया गया था इसके लिए और स्पष्ट कहा गया था कि आईएमए समेत तमाम जो चिकित्सक हैं उनकी गाइडलाइंस कहती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। तो उस आदेश को भी आज इन तमाम याचिकाओं के साथ चुनौती दे दी गई है। संभवतः 11 या 11:30 बजे तक इस महत्वपूर्ण मामले में कुछ न कुछ अहम निर्देश हाईकोर्ट दे सकता है। चलिए, तो ये नजर इस पर लगातार प्रतीक के जरिए हम बनाए हुए हैं। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट की बात करेंगे। इंदौर में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 247 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस तरीके से कुल अगर संक्रमण के मामले देख लिए जाएं, अकेले इंदौर में 11,408 तक संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है इसमें 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक 7,874 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। ठीक होकर ये अपने घर लौटे हैं। और इंदौर में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। महज 30 मिनट में कोरोना की जांच रिपोर्ट इसके बाद मिलने लगेगी। अब तक 2000 से ज्यादा मरीजों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो चुके हैं। 30 मिनट में कोरोना जांच। और पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ गए हैं। 53,000 के पार कोरोना संक्रमण के मामले चले गए हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो कोरोना के चलते जिनकी मौत हो गई। कोरोना से इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। कोरोना का कहर यहां भी जारी है। 24 घंटे में 557 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 6 लोगों की जान भी गई है।
अब कोरोना से कुल 196 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक। और फिर 24 घंटे की बात अगर कर ली जाए, 504 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को हराया है। रायपुर में जो नए ताज़ा मामले आए हैं, 500 से ज़्यादा मामले, इसमें रायपुर के सबसे ज़्यादा 215 नए मरीज हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 7,677 है और कुल जो संक्रमण के मामले हैं वो 21,000 के करीब पहुंच गए हैं। 20,771 मामले अब तक संक्रमण के आ चुके हैं। 12,898 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। और जबलपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके मद्देनजर रविवार को टोटल लॉकडाउन भी किया गया था। कलेक्टर ने 1 दिवसीय विराम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए नागरिकों का आभार भी व्यक्त किया है। कलेक्टर की माने तो रविवार के विराम के बाद यानी लॉकडाउन के बाद सभी गतिविधियां फिर से शुरू होंगी, लेकिन और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए यह जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक गैर जरूरी घर से बाहर न निकले। सभी लोग मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रविवार रात 10 बजे तक 24 घंटे में 103 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। 70 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए और 4 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। जबलपुर में फिलहाल कोरोना के कुल जो संक्रमण के मामले हैं वो 3,199 है। 24 घंटे में जो सैंपल कलेक्ट होकर भेजे हैं वो 1392 हैं। आज दिनांक को जो प्राप्त रिपोर्ट है वो 1275 की प्राप्त हुई है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 54,365 हैं। विगत 24 घंटे में जो व्यक्ति स्वस्थ होकर घर गए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, वो 70 हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए हुए व्यक्ति 2360 हैं। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 103 है, जो कल की तुलना में कम है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3199 है। एक्टिव केस जो वर्तमान में है अभी वो 771 हैं। और कल मध्य प्रदेश के लाल का अंतिम संस्कार होगा। 25 अगस्त को गृहग्राम खुजनेर में अंतिम संस्कार होगा। बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनीष कारपेंटर। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और कल मनीष को अंतिम विदाई दी जाएगी उनके गृहग्राम खुजनेर में। राजगढ़ के खुजनेर के रहने वाले जवान मनीष कारपेंटर, कल उन्हें दी जाएगी अंतिम विदाई। सेना के जवान मनीष कारपेंटर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। इनकी शहादत पर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि खुजनेर राजगढ़ के वीर सपूत मनीष कारपेंटर जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत के लिए मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश उनका कर्जदार रहेगा। और कल जवान का खुजनेर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर याद किया। और अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। इस दिन पिछले साल हमने अरुण जेटली को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वे बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। एक और अहम खबर, रायपुर में आज करीब 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल तिलक नगर पानी टंकी से आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी।
रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास डीआई लाइन को गुढ़ियारी की मेन राइजिंग लाइन से जोड़ने का काम चलेगा। तिलक वार्ड, ठक्कर बापा वार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड, भामाशाह वार्ड, कन्हैयालाल बाजारी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होगी। से ज्यादा आबादी को आज पानी नसीब नहीं होगा। आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और कल सुबह भी पानी नहीं आएगा। रायपुर की जो तिलक नगर की पानी टंकी है वहां से पानी की सप्लाई आज और कल प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन का जो सुधार कार्य है ये होने वाला है और जो रामनगर के पास रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर विस्थापित की गई तकरीबन 500 mm की व्यास की जो डीआई पाइपलाइन है वो गुढ़ियारी तिलक नगर की जो और पानी टंकी जाती है, जो पानी टंकी आप देख रहे हैं, इसमें मेन राइजिंग मेन से जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि ये काम 17 तारीख को होना था लेकिन मौसम में खराबी की वजह से काम नहीं हो पाया है और अब इसे किया जा रहा है। तो आज शाम जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक तौर पर टैंकर की जाएगी और साथ ही साथ कल भी यही व्यवस्था रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 50,000 से ज्यादा आबादी को पानी नहीं मिलेगा। पानी टंकियों से रोजाना जो नल आता था वो नहीं आएगा और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो एमपी में एक तरफ इधर आफत की बारिश हो रही है, दूसरी तरफ रतलाम में बाबा केदारेश्वर महादेव का हर साल प्राकृतिक झरना पांव पखारने को आतुर दिख रहा है। इस झरने की सुंदरता भी इन दिनों देखते ही बनती है। मंदिर और ठीक बगल से गिरता यह झरना, यह नजारा है रतलाम के सैलाना कस्बे का। यहाँ केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास गिरता यह झरना ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का पांव पखारने के लिए गिर रहा हो। इस अद्भुत नजारे को देखने लोग मंदिर में आ रहे हैं, साथ ही झरने के रौद्र रूप को देख रोमांचित भी होते हैं। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, शिवगढ़ सैलाना से शिवगढ़ रोड पर केदारेश्वर जो मंदिर है अद्वितीय, अद्भुत और देखने लायक, खूब आनंद आया। और इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष हम लोग इंतजार में होते हैं कि कब प्रकृति भगवान अपना रूप दिखाए और हम उसको देख सकें। प्रकृति की इस अनुपम छटा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग घर बैठे केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।